जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDS GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में? तो गुप्त ऊष्मा के बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में अगर हम लोग बोल सकते हैं तो लेटेंट हीट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस गुप्त ऊष्मा को पढ़ने से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे देखेंगे पहले अवस्था परिवर्तन को, यानी कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अगर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझ लिए, देखिए इस पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में एक सब टॉपिक आता है। जैसे कि ले लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु है उसको आप गर्म करिएगा तो गर्म करने के बाद वो द्रव में तो बदलेगा, लेकिन आयतन में वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे मान के चलिए बर्फ़ है, अगर आप एक गिलास बर्फ़ को जब गर्म करिएगा तो वो एक गिलास बर्फ़ जो है, आप उसके बाद पानी मिलेगा आपको, तो वो एक गिलास पानी नहीं मिलेगा बल्कि उस एक गिलास से कम पानी मिलेगा। तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? या मान के चलिए कोई भी वस्तु को अगर हम गर्म करें तो वो अगर द्रव में बदल रहा है तो, और अगर उसका आयतन घट रहा है, तब उस परिस्थिति में दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज़ को हम लोग जब बेहतर ढंग से समझ लेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे लेटेंट हीट को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी मतलब हमारा जो यहाँ पर पदार्थ है वो पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले ले लीजिए, सबसे पहले जो पहला जो होता है पदार्थ का जो तीन अवस्था होता है, तो उसमें सबसे पहला होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। ठोस को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है द्रव, और तीसरा जो है वो है गैस। तो ये ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्था होती है। अब देखिए पदार्थ की चौथी भी अवस्था होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस प्लाज्मा के बारे में नहीं जानेंगे। मेनली जो हम लोगों को समझना है ये ठोस, द्रव, गैस, इसका भी हम लोग सिर्फ बेसिक ही देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास में ये बर्फ़ है, बर्फ़ है, क्या है? ये बर्फ़ है। इस बर्फ़ का टेम्परेचर मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? तो 5 डिग्री सेल्सियस है। अब नीचे से हमने क्या किया? इसको हीट देना स्टार्ट किया। हीट देना स्टार्ट किया तो हीट देने के बाद इसका जो टेम्परेचर पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? तो बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मतलब अब ये बर्फ़ का जो टेम्परेचर हो चुका है, बर्फ़ का जो तापमान हो चुका है, वो कितना हो चुका है? तो 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब हम लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वो किस चीज़ में बदलना स्टार्ट हो जाता है? तो पानी में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए ये जो बर्फ़ है ये किस में बदलना स्टार्ट हो गया? तो अब ये पानी में बदलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पानी है, इस पानी का टेम्परेचर, इस बर्फ़ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इस भी पानी का जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने हीट देना, मान के चलिए ये पूरा का पूरा बर्फ़ किस में बदल गया? तो पानी में बदल गया। और नीचे से हमने हीट देना बंद ही नहीं किया, नीचे से हीट देते जा रहे हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जो इसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस था, मतलब इस पानी का जो टेम्परेचर था, इस पानी का जो तापमान था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही इधर से हम लोग ऊष्मा देते रहे तो ये टेम्परेचर कहाँ पर पहुँच गया? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और हम लोग जानते हैं कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या चीज़ में बदल जाता है? तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदल जाता है। तो ये किस में बदल जाएगा? अब ये इसमें भाप में बदल जाएगा, यानी कि जिसको कि हम लोग वाटर वेपर कहते हैं, ये वाटर वेपर में बदल गया। अब देखिए पानी का जो लास्ट वाला टेम्परेचर था यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ लें कि ये जो पानी होता है, जब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, इस पानी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इस पानी का टेम्परेचर या इस पानी का तापमान नहीं बढ़ सकता है। तो जो लास्ट टेम्परेचर होगा इस पानी का, वही पहला टेम्परेचर होगा किसका? जो लास्ट टेम्परेचर पानी का क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस था, तो वही पहला टेम्परेचर होगा इस वाटर वेपर का। मतलब वाटर वेपर जैसे ही यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ तो वाटर वेपर का टेम्परेचर का क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी जब किस में बदलेगा? वाटर वेपर में बदलेगा,
तो वाटर वेपर का जो पहला टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो बर्फ़ था, इस बर्फ़ का पहला टेम्परेचर मतलब लास्ट टेम्परेचर क्या था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बनना स्टार्ट हुआ था। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, तो इसलिए पहला जो टेम्परेचर था इस पानी का 0 डिग्री सेल्सियस था। और लास्ट वाला जो टेम्परेचर है यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका मिनिमम टेम्परेचर, ये हो गया इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि कम से कम ताप, और ये हो गया ज़्यादा से ज़्यादा ताप। तो इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जब हम लोग बर्फ़ क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये एक गिलास लिया, इस एक गिलास में क्या किया आपने, बर्फ़ का टुकड़ा को भर दिया। एक गिलास बर्फ़ का टुकड़ा लिया, एक गिलास बर्फ़ के टुकड़े को जब आप हीट करिएगा तो इससे आपको क्या मिलेगा, तो पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो ये जो वाटर मिलेगा ये एक गिलास नहीं रहेगा, पूरा फुल नहीं भरा हुआ रहेगा, बल्कि ये जो पानी है, ये पानी जब मिलेगा तो आपको यहीं तक पानी मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो आयतन में घट गया। आयतन में क्या हो गया, तो कम हो गया। पहले आयतन में क्या था, पूरा का पूरा आयतन यहाँ भरा हुआ था, लेकिन आयतन यहाँ पर क्या हो गया है, तो अब घट गया है। तो हम लोग ऐसे ही पदार्थ के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, तो ऐसा पदार्थ जिसको कि गर्म करने पर वो द्रव में तो बदलता है लेकिन आयतन से घट जाता है, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए आते हैं, अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा है कि बर्फ़ को ऊष्मा देने पर द्रव में तो बदलता है पर आयतन से क्या हो जाता है, तो घट जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, दो चीज़ का चर्चा करेंगे। एक बात होगा हमारा दाब का, दूसरा जो बात होगा वो गलनांक का। क्या, तो दूसरा जो बात होगा वो गलनांक का। तो गलनांक क्या होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु गलने लगे, कोई भी वस्तु क्या होने लगे, अपना अवस्था परिवर्तित करके पानी में बदलने लगे। अगर मान के चलिए कोई ठोस वस्तु है, उस ठोस वस्तु को अगर हम लोग गर्म करने लगे और वो एक निश्चित यानी कि एक खास टेम्परेचर पर आकर वो क्या होने लगा, तो पानी में बदलने लगा, तो वही निश्चित या खास टेम्परेचर को हम लोग गलनांक बोलते हैं। जैसे कि ये बर्फ़ है, तो ये बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, तो गलने लगता है, मतलब पानी में बदलने लगता है। तो इस बर्फ़ का जो गलनांक हुआ कितना हुआ, तो इस बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है। तो अब ये जो दाब है, इस दाब के बारे में दाब और गलनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप दाब को यहाँ पर सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं, जैसे ये जो हमारा मार्कर है, ये मार्कर पर अभी जो है हवा का दाब है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मुट्ठी से पकड़ेंगे, फिर इसको ऐसे दबाने लगेंगे, इस मुट्ठी से पकड़ेंगे, दबाने लगेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, इस पर दाब बढ़ा रहे हैं, फिर ऐसे छोड़ दिए। तो अब देखिए, पहले तो मुट्ठी से कस के पकड़े हुए थे, धीरे धीरे हम अपना पकड़ को क्या कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ को ढीला कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस पर दाब घटते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। आप देखिए इस पर दबाव सिर्फ और सिर्फ किसका रहा, हवा का रहा। तो जैसे स्टार्टिंग में इस पर दबाव था, तो बस सिंपल वे में आप यहाँ पर दाब को इस तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग जब दाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेहतर ढंग से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम लोग ये दाब और गलनांक की क्या बात है इस ऐसे वाले पदार्थ में जो गलने के बाद अपने आयतन से घट जाता है। देखिए, जो भी पदार्थ गलने के बाद अपने आयतन से घट जाता है, तो उसका दाब अगर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या, तो दाब को अगर बढ़ाएंगे तो गलनांक उसका घट जाएगा। क्या, तो गलनांक घट जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि ऐसा पदार्थ जो कि पिघलने के बाद अपने आयतन से घट जाता है, उसका दाब को अगर हम लोग बढ़ा दें तब क्या होगा, तो उसका गलनांक घट जाएगा। जैसे देखिए, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि दाब जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती नहीं होगा बल्कि अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, तो अनुक्रमानुपाती होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं उस पदार्थ का बात कर रहा हूँ जिसको कि गर्म करने पर द्रव में तो बदलता है, बट आयतन से वो क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो उस वैसे वाले पदार्थ का अगर हम क्या करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे। क्या, वैसे वाले पदार्थ पे अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो गलनांक है वो घट जाएगा। गलनांक कम होने का मतलब ये है कि कम ही ताप पर वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, तो कम ही ताप पर वो
गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कम ही ताप पर वो क्या हो जाएगा, तो गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दाब बढ़ाया तो गलनांक घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है कि दाब बढ़ाया तो गलनांक घटा, दाब घटाया तो गलनांक बढ़ा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, दाब कम या दाब ज़्यादा। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, उस फिगर के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या करिए, 2 बर्तन ले लीजिए। एक बर्तन ये है, इसमें बर्फ़ का छोटा टुकड़ा रख दिया, इसका नाम हम ए रख देते हैं। यहाँ पर फिर से दूसरा बर्तन ले लिया, इस दूसरे बर्तन में भी क्या कर दिया, सेम जितना बड़ा यहाँ पर बर्फ़ का टुकड़ा लिया था उतना ही बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ पर भी लिया और इस बर्तन का नाम दे दिया बी। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका जो इस पर जो प्रेशर है यानी कि इस पर जो दाब है वो जो है वो रहने देते हैं। अब इस पर दाब हम लोग क्या कर देते हैं, तो बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन को हम लोग दबा दिए, तो ये पिस्टन पहले यहाँ था, अब ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन क्या हो गया, अब यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, दाब बढ़ गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि ये पिस्टन से कैसे हमने दाब को बढ़ाया, तो आप सीधा ये समझ लीजिए कि ये जो ए बर्तन है, इस ए बर्तन से इस बी बर्तन में जो दाब है वो ज़्यादा है, यानी कि इस बर्फ़ पर दाब क्या है, तो ज़्यादा है। बस सिर्फ आप ये दिमाग में रख लीजिए कि इस पे दाब ज़्यादा है, क्या इस पर दाब ज़्यादा है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दाब ज़्यादा किस में है, तो दाब ज़्यादा इसमें है। तो दाब ज़्यादा, जब दाब को ज़्यादा करेंगे तो गलनांक घटेगा, मतलब कम ही ऊष्मा पाकर ये गलने लगेगा। मतलब यहाँ पर दाब ज़्यादा है तो गलनांक क्या होगा, गलनांक कम होगा, मतलब कम ही टेम्परेचर को पाकर ये क्या होने लगेगा, तो गलने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये वाला जो पदार्थ, यहाँ पर जो ये वाला जो बर्तन है, इस वाले बर्तन में तो दाब कम है इसके तुलना में, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर दाब कम है। तो मतलब ये बर्फ़ तो कम ही टेम्परेचर पर गलने लगा, लेकिन इसको क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दाब कम है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ये भी लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो पहाड़ होता है, पहाड़ पर बर्फ़ जमा क्यों रहता है, हमारा जो लैंड होता है तो लैंड पर बर्फ़ जमा क्यों नहीं रहता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऊंचा वाला क्षेत्र होता है, ऊंचा वाला क्षेत्र पर ही बर्फ़ जमा क्यों रहता है। तो हमारा जो ये लैंड वाला क्षेत्र है, इस लैंड वाले क्षेत्र पर बर्फ़ क्यों नहीं जमा रहता है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहाँ पर ये लैंड है, ये क्या है, तो लैंड है। ये हमारा हिमालय पर्वत है, हमारा ग्रेट हिमालय है, क्या है, तो ये हमारा हिमालय है। ये क्या है, हमारा ग्रेट हिमालय है। अब आप बता सकते हैं कि ज़्यादा दाब यहाँ पर होगा या ज़्यादा दाब यहाँ पर होगा, तो निश्चित है कि ज़्यादा दाब यहाँ पर होगा, यहाँ पर कम दाब होगा। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या जहाँ पर दाब ज़्यादा वहाँ गलनांक कम, यानी कि कम ही टेम्परेचर को पाकर वहाँ पर जो बर्फ़ होगा वो गलने लगेगा। अब बताइए, हमारा लैंड पर तो दाब ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, दाब ज़्यादा है, किसका, तो हवा का दाब ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, दाब कम है, यहाँ पर क्या है, दाब कम है। किसके कंपैरिजन में, तो लैंड के कंपैरिजन में यहाँ पर दाब कम है। अब देखिए, दाब कम है तो यहाँ पर जो बर्फ़ जमा हुआ है, ये जो बर्फ़ जमा हुआ है, तो इसको तो गलने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब इसको ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर नहीं मिलता है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं मिल पाता है। तो देखिए, यहाँ पर दाब तो ज़्यादा है, अगर यहाँ पर मान के चलिए बर्फ़ होगा तो ये कम ही टेम्परेचर पाकर क्या हो जाएगा, तो गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ दाब कम होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ क्या रहता है, तो जमा रहता है, मतलब वहाँ पर जो बर्फ़ रहता है वो मेल्ट जल्दी नहीं होता है। अब दूसरा रीज़न जान लीजिए, एक तो दाब वाली बात हो गई, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। जैसे मान के चलिए, ये जो हमारा लैंड है, यहाँ पर जो ये सन है, इस सन का रे क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है, सन का रे डायरेक्ट पड़ता है, सन का रे डायरेक्ट पड़ता है।
अगर यहाँ पर सन है तो यहाँ पर सन का रे डायरेक्ट पड़ रहा है, फिर यहाँ पर सन अगर है तो यहाँ पर सन का रे डायरेक्ट पड़ रहा है, मतलब डायरेक्ट पड़ रहा है हमारे लैंड पर, जिसके कारण हमारा जो लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मिल पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल पाता है। मतलब हमारा जो अर्थ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। अब बताइए यहाँ पर कभी बर्फ़ जम कर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट इस लैंड को मिल रहा है, वो तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बर्फ़ को पिघला देगा। लेकिन अब हम अगर बात करें इसका हिमालय पहाड़ का, इसको मैं मान के चलिए ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है। अब यहाँ से जो रे आ रहा है तो वो क्या पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। तो तिरछा पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर रे डायरेक्ट ऐसे नहीं पड़ता है, बल्कि रे ऐसे होके पड़ता है, बिल्कुल छितरा जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। तो एक्सपेंड कर जाने के बाद क्या होता है, तो इसका जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो इस वाले एरिया पे कम से कम सूर्य का रोशनी पड़ता है। क्या? तो कम से कम सूर्य का रोशनी पड़ता है। वो कम से कम सूर्य का जब रोशनी पड़ा, क्योंकि वहाँ पर छितरा के पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, आप इसको ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, आप एक मुट्ठी कोई भी चावल लीजिए, एक मुट्ठी चावल को पूरा ऐसे पकड़ के किसी को दीजिए तो पूरा का पूरा उसको मिला। लेकिन वही आप एक मुट्ठी चावल को उठा के ऐसे छिट के उसको फेंक दीजिए, मतलब एक्सपेंड करके फेंक दीजिए, तो क्या होगा, कुछ चावल का दाना इधर जाएगा, कुछ चावल का दाना इधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चावल का दाना पूरा छितरा के जा रहा है, यानी कि एक्सपेंड करके जा रहा है। तो सेम यहाँ पर भी ये जो सूर्य का जो रोशनी क्या कर रहा है, ये छितरा के फेंक रहा है। क्या हो रहा है, तो छितरा के फेंक रहा है। तो जिस वजह से, यानी कि उठा के फेंक रहा है, तो पूरा सब का सूर्य का किरण इधर उधर फैल जा रहा है। तो यहाँ वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे कम सूर्य का रोशनी पड़ेगा, इस वजह से ये वाला जो एरिया होगा कम से कम हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। यानी कि कहने का मेरा पूरा मतलब है कि जितना हीट यहाँ पर बर्फ़ को पिघलने के लिए चाहिए, उतना हीट इसको मिल ही नहीं पाता है। एक तो ये बात होगी। तीसरी बात ये ले लीजिए कि सन जो होता है, सन का जो रे है सब दिन वहाँ पर नहीं जाता है, बहुत ही कम दिन होता है जो कि वहाँ पर जाता है। लेकिन हमारा जो लैंड वाला एरिया होता है, लैंड वाला एरिया में 365 दिन, बस तो कुछ ऐसा दिन होता है जब सूर्य नहीं निकलता है, तो वो उसको छोड़कर तो यहाँ पर तो सब दिन पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो ठंडा वाला जो प्रदेश होता है, ठंडा वाला प्रदेश में सब दिन सन का रे नहीं पहुँचता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो क्यों यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है, कहाँ पर, तो पहाड़ पर। अब देखिए, कुछ पदार्थ क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसको जब हीट देते हैं, वो द्रव में बदलता है, और द्रव में बदलने के बाद वो एक्सपेंड कर जाता है, मतलब फैलता है। लेकिन बर्फ़ में ये क्या था, बिल्कुल ही उल्टा था। तो अब हम लोग जो बात करेंगे कि जिसको कि हीट देने पर वो क्या हो जाता है, पिघलता है और एक्सपेंड हो जाता है, तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस पर दाब का प्रभाव ये पड़ता है, जैसे यहाँ पर दाब, इसमें इस वाले कंडीशन में दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होगा गलनांक का। कहने का टोटल मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग दाब को बढ़ाए तो गलनांक भी बढ़ेगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, दाब को घटाएंगे तो गलनांक भी क्या होगा, घटेगा। तो ये किस वाले कंडीशन में, ऐसा पदार्थ जिसको कि गर्म करने पर वो किस चीज़, वाटर में तो बदलता है, द्रव में तो बदलता है, लेकिन अपने आयतन से क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा वाला टॉपिक। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो ऊर्ध्वपातन के बारे में बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में अगर बोल लें तो क्या कहते हैं, तो सबलीमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जैसे ये बर्फ़ था हमारा, आइस का टुकड़ा था, जब इसको गर्म किया था, क्या किया था, तो गर्म किया था। गर्म करने पर, यानी कि जब इसको गर्म किया था तो ये क्या चीज़ में बदला था, वाटर में बदला था। किस में, वाटर में बदला था। फिर वाटर को जब हम लोगों ने गर्म किया था, वाटर को जब हम लोगों ने गर्म किया था, तब ये क्या चीज़ में बदल गया था, तो वाटर वेपर में बदल गया था। क्या चीज़ में बदल गया था, तो वाटर वेपर में बदल गया था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको कि अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर मान के चलिए ये पदार्थ है, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये द्रव में नहीं बदलता है, ये ठोस है। ये क्या है, तो ठोस है। इस ठोस को गर्म करने के बाद ये द्रव में नहीं बदलेगा, बल्कि डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, तो ये
गैस में बदल जाएगा। किस में? ये गैस में बदल जाएगा। ये जो वाटर वेपर है ये भी गैस ही तो है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसा होता है जिसको कि हम लोग गर्म करेंगे तो वो पानी में नहीं बदलेगा या द्रव में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? तो वो बदल जाएगा हमारा गैस में बदल जाएगा, जो कि यहाँ पर गैस में बदल गया। तो इस प्रकार का जो पदार्थ होता है, इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। क्या? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को ही हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। अब कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि सबलाइम है, यानी कि जो कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? तो उसमें जो सबसे पहला अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो वो है नेफ्थलीन, दूसरा का अगर हम बात करें कपूर, ये करीना कपूर नहीं है बल्कि ये कपूर है, ठीक है। अब ये जो है तीसरा की अगर हम बात करें तो वो है अमोनियम क्लोराइड। क्या? तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा जो है वो है बेंजोइक एसिड। क्या? तो बेंजोइक एसिड। देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस ऊर्ध्वपातन के बारे में, यानी कि ये जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है इसमें आपको बोलेगा इसमें कौन सबलाइम है, यानी कि कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। 4 ऑप्शन देगा, तो इन चारों में से कोई भी दे सकता है। तो आप समझ जाएंगे, जैसे ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्या है, ये सबलाइम है। तो ये था हमारा जो टॉपिक, वो ऊर्ध्वपातन का था, यानी कि सब्लिमेशन का था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बर्फ़ को गर्म किया तो ये क्या चीज़ में बदल गया? तो ये पानी में बदल गया। ये क्या चीज़ में बदल गया? तो ये पानी में बदल गया। फिर पानी को जब हम लोगों ने गर्म किया था, क्या? तो पानी को जब हम लोगों ने गर्म किया था तो वो किस में बदल गया था? तो वाटर वेपर में बदल गया था। किस में बदल गया था? तो वाटर वेपर में बदल गया था। अब देखिए ये जो हमारा वाटर वेपर है, यानी कि जलवाष्प है, इस जलवाष्प में क्या होगा? हीट होगा। अब इससे जो एक्स्ट्रा हीट है, उस एक्स्ट्रा हीट को हम लोग खींच के निकाल लें, यानी कि ये जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर से एक्स्ट्रा हीट को जो खींच के निकाल लें तो बता सकते हैं कि ये किस में बदल सकता है? तो ये पुनः फिर से पानी में बदल जाएगा। अब पानी में जो हीट है, क्या? पानी में जो हीट है, पानी में जो ऊष्मा है, उससे उस ऊष्मा को खींच के बाहर निकाल दें। ये यहाँ पर निश्चित टेम्परेचर का बात हो रहा है, किसी खास तापमान पर। तो किसी खास तापमान पर इसमें जो हीट है, यानी कि इसमें जो ऊष्मा है, उसको ऐसे पकड़ के खींच के निकाल दिए, तो तब ये किस में बदल जाएगा? तो ये तब बर्फ़ में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है पारा के बारे में। देखिए पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जितनी भी धातु की अगर आप बात करें तो वो सारी की सारी धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। पारा ही एक ऐसा, पारा को अंग्रेजी में बोल लीजिए तो मरकरी। क्या? तो मरकरी। तो ये मरकरी या पारा ही ऐसा पदार्थ है या धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं इस विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। अब देखिए ये स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं? स्पेसिफिक ऊष्मा वह ऊष्मा है। क्या? तो ये जो हमारा विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी निश्चित ताप पर कोई भी ठोस का 1 kg द्रव्यमान का, यानी कि 1 kg द्रव्यमान का, या मान लीजिए 1 kg हम लोगों ने ठोस लिया, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, क्या? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी में बदल देने का काम करता है। कौन? तो ये विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम लोग समझने का प्रयास। अब देखिए कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है। क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव्यमान वाले ठोस को, क्या? जो 1 kg द्रव्यमान वाले ठोस को 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी में बदल देता है। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो क्या करती है?
तो वो 1 kg ठोस को 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही किस में बदल देता है, तो पानी में बदल देता है। तो ये था हमारा विशिष्ट ऊष्मा, जिसको कि स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस बात को समझते हैं, जैसे कि 1 kg ठोस, क्या, तो हम लोगों ने 1 kg ठोस को लिया, ठीक है, 1 kg कोई सॉलिड लिया। अब इस 1 kg सॉलिड को हम लोग क्या चीज़ में बदल दे रहे हैं, तो पानी में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, तो पानी में बदल दे रहे हैं। तो 1 kg ठोस को पानी में बदलने में मान के चलते हैं कि हम लोगों को H1 ऊष्मा लगती है, क्या, तो H1 की ऊष्मा लगती है। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि पानी है, पानी का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको कहाँ तक लेके जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक लेके जाना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसमें कितनी ऊष्मा लगेगी, तो मान के चलते हैं ये जो है हम लोगों को ये H2 ऊष्मा लगेगी। कहने का मतलब 1 kg पानी को 1 kg ठोस को पानी में बदलने में H1 ऊष्मा लगा। अब वहीं 0 डिग्री अगर पानी है, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में हम लोगों को H2 का ऊष्मा लगा। तो यहाँ पर आप ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये जो दोनों ऊष्मा होगा ये बराबर होगा। क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में 1 kg ठोस है, आप उस 1 kg ठोस को पानी में बदल रहे हैं, तो उसमें जितनी आपको ऊष्मा लगेगी जस्ट वही ऊष्मा, बस उतना ही ऊष्मा हम लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में लगेगी। यानी कि इसमें जितनी ऊष्मा हम लोगों को लगी H1, वही ऊष्मा इसमें लगी, दोनों ऊष्मा क्या होगा, तो बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोगों को दिमाग में रखना है। अब देखिए आपके पास में क्या है, 1 kg बर्फ़ है। 1 kg क्या है, बर्फ़ है। आपके पास में 1 kg बर्फ़ है। इस 1 kg बर्फ़ को पानी में बदलने में, क्या, इस 1 kg बर्फ़ को पिघलाकर पानी में बदलने में कितनी ऊष्मा लगती है, तो साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि ये जो लगेगा तो 80 कैलोरी की ऊष्मा लगेगी। कब, 1 kg बर्फ़ को, 1 kg बर्फ़ को पानी में बदलने में, पानी में बदलने में, पानी में बदलने में तो कितनी ऊष्मा लगेगी, तो वह 80 कैलोरी की ऊष्मा खपत होगी। या तो आप इसको 80 कैलोरी बोल लीजिए, या जूल में कितना बोलेंगे, तो ये जो जूल में होगा 3,36,000 जूल के बराबर होगा। यानी कि 80 कैलोरी जो बराबर होता है वो 3,36,000 जूल के बराबर होता है। अब 1 kg बर्फ़ है आपके पास में, उस 1 kg बर्फ़ को आप क्या करेंगे, पानी में बदलेंगे। तो उस 1 kg बर्फ़ को पानी में बदलने में आप लोगों को 80 कैलोरी ऊष्मा खपत होगी। अब आप कहेंगे कि देखिए 1 kg बर्फ़ को पानी में बदलने में 80 कैलोरी ऊष्मा का खपत हुआ ना, तो अब आप कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस, क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, इसको कहाँ तक ले जाना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। तो उसमें भी 80 कैलोरी ऊष्मा का ही क्या होगा, तो खपत होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, क्या, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, तो उस पानी को भाप में बदलने के लिए आपके पास में 1 kg पानी है। 1 kg पानी को भाप में बदलने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा लगेगी, तो वो लगेगी आपको 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम बात करें इस 540 कैलोरी का, तो ये कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 2,26,800, 2,26,800 जूल के बराबर होता है। क्या, तो 2,26,800 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपके पास में 1 kg पानी है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर बदलने में, क्या, 100 डिग्री सेल्सियस भाप पर बदलने में आपको कितनी ऊष्मा लगेगी, या आपको कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वही अगर जूल की बात कर लें तो 2,26,800 जूल की आप लोगों को ऊष्मा उसमें देनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा, भाप में बदलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी जान लेना है, जैसे कोई भी पदार्थ अगर अपना अवस्था परिवर्तन कर रहा होता है तो उस समय
उस समय क्या होता है, उसका जो तापमान होता है बस वो स्थिर रहता है। क्या रहता है? तो स्थिर रहता है। मैं इसको थोड़ा सा फिगर में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि देखिए ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, ये क्या है? बर्फ़ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है। तो अब यहाँ से नीचे से हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो हीट दे रहे हैं। नीचे से जो हीट दे रहे हैं तो ये पानी में तो पिघल रहा है, मतलब किस में बदल रहा है? पानी में तो बदल रहा है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ। किसका? तो बर्फ़ का। लेकिन नीचे से तो हम लोग ऊष्मा दे ही रहे हैं। पहले देखिए इसका जो टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस था, तो गर्म करते करते ये कहाँ पर आया? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी में बदलने लगा, मतलब अपना अवस्था को परिवर्तित करने लगा, मतलब अपना स्टेट को चेंज करने लगा। तो जब स्टेट को चेंज करने लगता है, यानी कि अवस्था को परिवर्तित करने लगता है, बदलने लगता है, तो उस समय जो पदार्थ रहता है ना, उस पदार्थ का जो टेम्परेचर रहता है वो स्थिर हो जाता है, वो तब बदलता नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ये पानी है, ये क्या है? पानी है, ये पानी है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है? उबल रहा है। तो अब नीचे से हम लोग तो हीट तो देना बंद नहीं कर रहे हैं ना, नीचे से क्या हीट देना यानी कि ऊष्मा देना बंद नहीं कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक भाप में बदलना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी जो है भाप में बदलना स्टार्ट हो गया। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदलना स्टार्ट हो गया, वाटर वेपर में बदलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ है, लेकिन जबकि नीचे से हम क्या दे रहे हैं? तो ऊष्मा दे ही रहे हैं, हीट दे ही रहे हैं। फिर भी इसका तापमान क्या बना हुआ है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई पदार्थ अपना अवस्था को बदलने लगता है, तब उस समय जब उसका तापमान होता है वो क्या हो जाता है? तो स्थिर हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, यानी कि लेटेंट हीट के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है। पहले इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। अब नीचे से हम लोगों ने क्या किया? ऊष्मा देना स्टार्ट किया। नीचे से ऊष्मा देना स्टार्ट किया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ़ किस में बदलना स्टार्ट हो जाता है? तो पानी में बदलना स्टार्ट हो जाता है। चलो ये पानी में बदलना स्टार्ट हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान तो बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि नीचे से हम लोग ऊष्मा देते ही जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब ये -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है ऊष्मा देने पर, तो अभी लगातार जब ऊष्मा देते जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था? 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बना हुआ ही रहता है। तो आखिर अब इसका जो ये ऊष्मा है, यहाँ से जो हीट जा रहा है, ये इसका टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पा रहा है। इसका टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ा पा रहा है। तो जब इसका 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर को बढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो ये ऊष्मा जा कहाँ रही है? तो ये जो ऊष्मा जा रही है इस बर्फ़ को पिघलाने में जा रही है। यानी कि अब जो ये ऊष्मा क्या कर रही है? बर्फ़ को पिघलाने का काम कर रही है, ना कि बर्फ़ का टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही है। तो वही जो अतिरिक्त ऊष्मा, अब जो ऊष्मा इसका टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पा रही है, बल्कि वो क्या कर रही है? बर्फ़ को पिघला रही है। तो जो ऊष्मा बर्फ़ को पिघलाने का काम कर रही है, तो वो अतिरिक्त ऊष्मा है। तो वही अतिरिक्त ऊष्मा क्या है हमारा? तो वही लेटेंट हीट, यानी कि वही गुप्त ऊष्मा है। या मान के चलिए ये क्या है? पानी है, ये पानी है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो रहा है? उबल रहा है। और नीचे से हम लोग हीट तो देते जा रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर के इसका तापमान रुक गया। अब रुकने के बाद क्या हो गया? ये भाप में बदलना स्टार्ट हो गया। तो नीचे से जो ऊष्मा दे रहे हैं ना, वो ऊष्मा इस पानी का तापमान को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है? ये पानी को भाप में बदल रहा है, वह वेपर में बदल रहा है। तो वही ऊष्मा कौन? जो ऊष्मा अब इस पानी का टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि इसको भाप में बदल रहा है, तो वो अतिरिक्त ऊष्मा हो जाएगी। तो वही अतिरिक्त ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे? तो गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो गुप्त ऊष्मा। तो अब गुप्त ऊष्मा का डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अवस्था परिवर्तन के समय, ठीक है, कब? तो अवस्था परिवर्तन के समय निश्चित ताप पर। कहने का मतलब जब अवस्था परिवर्तित होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है, किसका? तो पदार्थ का जो टेम्परेचर होता है, जब वो अवस्था को परिवर्तित कर रहा होता है तो उस समय उसका जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अवस्था परिवर्तन के समय निश्चित ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, पदार्थ का एकांक द्रव्यमान को
दी गई ऊष्मा ही क्या है, तो वो गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो गुप्त ऊष्मा है। अब बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है पानी का। ठीक है, अब वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है किसका, भाप का, और दोनों ही 1-1 kg है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग को कौन पका सकता है, या बोले तो उसको कौन ज़्यादा कष्ट दे सकता है। अगर मान के चलिए 1 kg पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इधर क्या है, यहाँ पर मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है, तो दोनों में से ज़्यादा कि कौन ज़्यादा, किस में ज़्यादा हीट होगा, या किस में ज़्यादा हमारा हाथ पक सकता है। जैसे मान के चलिए इसमें उंगली डाला, यहाँ पर पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर उंगली डाला, यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है, और यहाँ पर भी 1 kg है, यहाँ पर भी 1 kg है। तो बताइए कौन ज़्यादा जलन पैदा करेगा, तो निश्चित ही भाप ज़्यादा जलन पैदा करेगा। अब देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब पानी क्या था 100 डिग्री सेल्सियस पर था, 100 डिग्री सेल्सियस पर था, तो इसके बाद तो पानी का तापमान नहीं बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ये भाप में बदला, इस भाप को अगर हम लोग क्या करें, हीट देते जाएं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। इसका जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर तो इसका तापमान क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे यहाँ पर हम लोग हीट देते जा रहे थे, तो यहाँ पर जो भाप में बदल रहा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप में बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, तो इसका जो टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों का जो 1 kg, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg का पानी और 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg का भाप लें, तो ज़्यादा जलन पैदा कौन करेगा, तो ये जलन पैदा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आगे का टॉपिक लेकर हम आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें और हैप्पी रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक को दबा दें, और उसके बाद शेयर भी कर दें, ताकि जिस प्रकार से आपको हेल्प मिल रहा है हमारे वीडियो से, उस प्रकार का हेल्प आपके दोस्त लोगों को भी मिल सके, मित्र लोगों को भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।